Hello friends, very good evening. Very good evening Remy ji. A very good evening Rajkumar ji. Rajkumar ji, please tell me, am I audible? हेलो डॉक्टर संजय कुमार, नमस्ते। नमस्ते जसप्रीत जी। राह चल तू अपनी बंदे, कर न तू इंतजार बंदे, जाएंगे लोग जुड़ते यूं ही, जाएगा बनता कारवां यूं ही। So I think I will start with the session. Those coming in late can always watch it live recording later on. मैं संजय मौर्य मुंबई से। न मेरा कोई धर्म है, न मेरी कोई जात है, न मैं किसी संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ। मैं कलाकार हूँ, बस यही मेरी पहचान है। मन में कुछ अच्छी भावनाएं हैं, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान हूँ। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूं, मैं पलाश एनजीओ, श्री राजकुमार जी और श्री रेमी कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, इस उम्दा आयोजन को लाए, जो आर्टिस्ट को लाइव लोगों के सामने आने, अपनी बातें कहने का एक मौका देता है। और मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रेमी जी अगेन एंड राजकुमार जी कि आपने मुझे इसके काबिल समझा कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं। हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। वेलकम स्पंदना, वेलकम सुनील जी। हेलो पापिया। चलिए, लोग आते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं पनास के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। ये पनास एनजीओ जो एक सामाजिक स्तर पर बहुत ही कार्यशील है और बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ये नीति आयोग से भी जुड़ा हुआ है। मैं पनास के पेज से ही कुछ पढ़ना चाहूँगा। पनास ने अपने एम के बारे में कहा है, टू गेट आवर हैंड्स डर्टी, रीच आउट टू दोज हु हैवंट बीन रीच्ड। सर, ये बहुत 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 बड़ी बात है और स्वयं से ऊपर उठ करके इस ढंग से सोचना और दूसरों के लिए कुछ करने का मात्रा बहुत कम लोग रखते हैं। और इसके लिए मैं पनास को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पनास ऐसे ही गतिविधियों से जुड़ा रहे, ऐसे ही समाज का उत्थान करता रहे, दलितों, पिछड़े वर्ग का, महिलाओं का। यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि पनास ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन
हेल्थ, सैनिटेशन, रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, विडो एंड एल्डरली वुमन की मदद में जुड़ा हुआ है। पनास डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट वगैरह से भी जुड़ी हुई समस्याओं से ताल्लुक़ रखता है। अब कलाकारों के बीच में एक सामान्य सी बात है कि लोग कलाकार नॉर्मली बात करने में झिझकता है, और ये कहावत है कि कलाकार को आप पेंट दो, कैनवास दो, ब्रश दो, तो वो जो वापस आपको बना के देगा वो उसके शब्द होंगे। पर कलाकार को कला के बारे में और अपने कला काम के बारे में शब्दों में बात करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस माध्यम से आप अपनी कला को लोगों तक ले जाते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। उसके लिए शब्द से जैसा माध्यम कोई नहीं है। और ये जो पनास का जो लाइव आर्ट टॉक है, इसके जरिए तो हम अपनी बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, मैं दो मुद्दों पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो है कोरोना पैंडेमिक, जिससे हर कोई छुआ गया। इनफैक्ट पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब हुई, देशों की इकोनॉमी बिगड़ी, बहुत से लोग इस महामारी के बलि चढ़ गए। और इन सब से जूझने के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, एनजीओ इत्यादि ने जो काम किया है, इस समय में होने वाले खतरे को देखते हुए आगे आना और दूसरों के लिए कुछ करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो बहुत सारे डॉक्टर से जुड़ा रहा, जैसे हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं बेंगलोर से, राजेश्वरी नारायण स्वामी, और एम्स पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर प्रणब डे। इनसे मुझे लगातार खबरें मिलती रही कि क्या हालात हैं और क्या करना चाहिए। तो मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ, सारे डॉक्टर्स, और जिन्होंने भी आगे बढ़ कर के इस महामारी को फेस देने में काम किया। मेरा थोड़ा सा योगदान ये रहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स जो काफ़ी निगेटिव थे, काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो मैं उन्हें प्रोत्साहित करते रहा कि नहीं, समय तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे लड़ना है, जूझना है। और यही एक तरीका है कि हम काम करें, अपने आप को व्यस्त रखें, इस समय का उपयोग करें और कुछ नई कारीगरी करें। मेरी वाइफ, उन्होंने भी मालवणी के स्कूली बच्चों को एफटीआई की टीम से जुड़ करके उनके लिए हजारों बच्चों की फैमिलीज को अनाज जुटाने का प्रोग्राम किया, उन्हें उनके नेटिव प्लेसेस भेजा। ये वाकई सराहनीय है। और अभी अभी एक दूसरी विपदा आई है हमारे देश में, जो उत्तराखंड का ग्लेशियर का बर्स्ट होना, उसे शायद लैंडस्लाइड ही बताया गया, जिसमें पावर प्रोजेक्ट के बहुत सारे कर्मियों की जानें गई। अभी भी बहुत से कर्मी वहाँ पे गुफाओं में दबे हुए हैं, टनल में। और जो एयरफोर्स जो मुस्तैदी से जुड़ी हुई है काम करने के लिए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम।
जो लोग मुझसे परिचित नहीं हैं उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक अदना सा चित्रकार हूं, सेल्फ टॉट, जो पिछले सिर्फ 6 सालों से पेंटिंग कर रहा है। और इन 6 सालों में मुझे थोड़ी कुछ सफलता मिली है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कई अवार्ड्स मिले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मैं प्रकाशित हुआ हूँ। मुझे कला रत्न, स्वामी विवेकानंद एक्सलेंस अवार्ड, भारत ज्योति जैसे कुछ अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है मेरे कार्यों के लिए। और इन सब से बढ़ के कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि रामजी सुतार जी ने मुझे एप्रिसिएशन लेटर लिखा। फियास इंटरनेशनल अमेरिका ने मुझे लिखा। बैप्स इंटरनेशनल स्वामी नारायण के मठ ने जो महंत हैं उन्होंने मुझे मेरे कार्यों को सराहते हुए लिखा। ये किसी भी अवार्ड से बढ़कर के हैं। मैं खुद तो पेंटिंग करता ही हूँ, इसके अलावा मैं दूसरे आर्टिस्टों को मदद करने, उनके प्रमोशन डेवलपमेंट में भी मेरा योगदान दे रहा हूँ कि दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। और मेरा मानना यह है कि जो हम अपने लिए करते हैं वो एक तो हमारे साथ चला जाएगा, लेकिन हम जो दूसरों के लिए करते हैं वो एक लेगेसी बन के हमारे बाद भी रहेगा। तो मैंने एक ग्रुप स्थापित किया है, क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स, जो नवोदित कलाकारों और अन्य सभी कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। बहुत से समय क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद नहीं जानता कि उसमें क्या है या उसे कहाँ होना चाहिए। उन चीज़ों को जानना, टैलेंट को परखना, उन्हें सही प्लेटफॉर्म पे लाना, इस टाइप की कुछ गतिविधियां हम कर रहे हैं। और ये सारी गतिविधियां टोटली एक सेल्फलेस भाव से नॉन प्रॉफिट बेसिस पे की जा रही हैं। क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स बहुत से कलाकारों को नेशनल लेवल तक के अवार्ड्स तक नॉमिनेट कर चुका है। बहुत से कलाकारों को देश विदेश की पत्रिकाओं में पब्लिश करा चुका है। और इससे जुड़े हुए कुछ लोगों का मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें हैं गायत्री मावरू जी। इस आर्ट प्लेटफॉर्म पे कुछ दिनों में आप उनको भी सुनेंगे। फिर हैं सुमो शुक्ला सरकार, स्वीटी संयुक्ता, स्पंदना अकीना, पापिया चक्रवर्ती, महुआ चक्रवर्ती, अमिता चक्रवर्ती। दोहा से हमारे साथ में हैं श्रेया सूरज, एमिनेंट आर्टिस्ट प्रदीप सरकार जी। थैंक यू ऑल। इसके अलावा मैं इंडियन आर्ट प्रमोटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। उनकी कोर टीम में मैं एक सदस्य हूँ, जो हर वर्ष कला स्पंदन का मुंबई में आयोजन करता है, जिसमें 350 के करीब आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और 1 लाख से 1.5 लाख विजिटर्स आते हैं। बहुत ही अच्छा मंच है, जिसमें अब आप समझ सकते हैं इतनी विजिटर्स में डेफिनेटली ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग रखने वाला लाखों की पेंटिंग लेने वाला भी कैपेबल विजिटर होगा, कोई छोटी 10,000 5,000 की पेंटिंग लेने वाला भी विजिटर होगा। तो इसमें हर तरह के कलाकार को इस प्लेटफॉर्म पे लाने में ये बेनिफिट है कि हर एक के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। और आज तक का रिकॉर्ड ये बताता है कि इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम सेल होते रहे हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से
न्यू आर्टिस्ट को इस पे लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे खुद जाने में एक 20 इवेंट का ये इंतज़ार करना पड़ा था। मेरे मन में एक ये विचार आया कि यदि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा, इसमें जो भी मुख्य अतिथिगण आते हैं, मीडिया आता है, सारी चीज़ें जो इस प्लेटफॉर्म से आर्टिस्टों को मिलती है, वो यदि हम नवोदित कलाकारों में मुहैया करा सकें, और ये प्रस्ताव मैंने इंडियन आर्ट प्रमोटर्स ऑर्गेनाइजर्स के सामने रखा, और जिन्होंने इसे अनुमति दी, और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं नवोदित कलाकारों को पिछले 2-3 साल से लॉन्च कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही खुशी की बात है, और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है, लोगों को अच्छा लगा है। और इसके लिए मैं तातुन चक्रवर्ती और गौतम मुखर्जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रखने की अनुमति दी। इसके अलावा मैं इंडिया के सभी स्टेट्स या बहुत से सिटीज़ में इवेंट्स कर चुका हूँ, बहुत से आर्टिस्टों को लॉन्च कर चुका हूँ, आर्टिस्टों को मैं फॉरेन भी ले जा चुका हूँ। मैं मेरे परिचय में या मेरी कला की जर्नी कहें, बहुत छोटी सी है। 14-15 साल की उम्र में मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, पर पारिवारिक स्थिति, सामाजिक सोच उस समय की, मुझे आर्ट एजुकेशन लेने की अनुमति नहीं मिली। मेरी बड़ी दीदी इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रही, महिला इंजीनियर रही हैं, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं, पर जो नहीं होना है वो नहीं होना है, और जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कुछ ना हो आगे पीछे आप उसी में कुछ करेंगे और उसी में आप सफल होंगे। जिंदगी चलती रही। स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं में मैं BL रुइया हिंदी हाई स्कूल मुंबई में था, जहाँ पे कला के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। और सच मानिए कि ज़िंदगी के इन 3 वर्षों में ही मुझे कला का माहौल मिला है। वहाँ हमारे जो टीचर थे, वो निरपेक्ष भाव से, बिना किसी पॉलिटिक्स के, कला और आपकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको सिखाते थे। ये बहुत अच्छी बात थी। मेरा स्कूल था आफ्टरनून का, लेकिन मैं सवेरे ही चला जाता था और किसी तरह घुस जाता था अंदर। तो मैं पूरा मॉर्निंग सेशन में आर्ट हॉल में, ड्राइंग हॉल में बैठ के काम करता। उसके बाद में मेरा स्कूल चालू होता, मेरी क्लासेस, बहुत से सब्जेक्ट की क्लासेस भी बंक करता पेंटिंग करने के लिए। फिर शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद में ड्राइंग की एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ये 3 साल मेरे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की तैयारी में गए। मैंने महाराष्ट्र बोर्ड में मैंने रैंक हासिल की है। बहुत से सब्जेक्ट्स में मुझे स्पेशल अवार्ड्स भी मिले हैं। हर संडे को किसी न किसी कंपटीशन में जाना होता था। पर ये था कि 10th तो करना ही है, ये आगे की पढ़ाई करने के लिए एक 10th का जो बेसिक है वो तो ज़रूरी है। तो खैर ब्रिलियंट होने के कारण बिना पढ़े भी मैं फर्स्ट क्लास में अच्छे से मेरी 10th हो गई। फिर जैसे मैंने कहा कि फाइन आर्ट्स की पढ़ाई नहीं करने दी गई मुझे, तो खैर आगे बढ़े।
फिर भी दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगा, तो घर वालों ने जिद देख करके ये किया कि ठीक है भैया आप जे जाओ, लेकिन जे में आपको अप्लाइड आर्ट करना है। जे में एडमिशन हो गया। बहुत से लोग आज मुझे सवाल करते हैं मेरे प्रोफाइल पे जे स्कूल ऑफ आर्ट देख करके कि सर आपने आपको तो आर्ट एजुकेशन लिया हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत से स्ट्रीम्स हैं। इसमें फाइन आर्ट्स, सेरामिक्स, पॉटरी, ये सब तो है ही है, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह। इसके अलावा जे स्कूल ऑफ आर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी है, एंड कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर भी है। तो जो ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स बीएफए के 4 साल में या मास्टर्स में जो सीखते हैं, वो हमें सीखने का मौका नहीं मिला। खैर, अप्लाइड आर्ट किया, बिजनेस में लग गए। फिर हुआ ये कि लाइफ के 30 साल एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग करने में चले गए। मैंने अप्लाइड आर्ट एडवर्टाइजिंग में किया था और मेरा मीडियम था फोटोग्राफी, क्योंकि जहाँ पे मैं परिचय बता रहा था उसमें मैं बता दूं कि आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं कुछ लिखने की कोशिश भी करता हूँ। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ट्रैवलर हूँ, और मैं थोड़ा सा मैंने कुछ लोगों के लिए किया है, जिसके लिए मुझे वर्ल्ड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी एंड पीस का। पीस विषय पे मेरी चर्चा के कवरेज विदेशों के टीवी में भी प्रसारित हो चुके हैं, और जहाँ भी कुछ होता है मैं अपनी छोटी सी कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। और आपकी दुआएं रही आप लोगों की तो ये कार्य ऐसे चलते रहेगा और हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो फिर ये हुआ कि कॉलेज ख़त्म, अपना बिजनेस शुरू। लाइफ के 30 साल हम लोग कंप्यूटर पे फोटोग्राफी के जरिए एडवर्टीजमेंट बनाते रहे। मेरा थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैंड था, जिससे क्लाइंट को ब्रीफिंग देने में आसानी होती थी, क्योंकि मैं वो क्या कह रहे हैं समझता था। तो इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग जैसे प्लास्टिक मशीनरी, केमिकल इंडस्ट्री, शिपिंग, मरीन वगैरह के लिए काम करते रहे। कहीं पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हुई तो किसी रजिस्ट्रेटर को एम्प्लॉय कर लिया। लेकिन ये सब करते हुए एक वक्त आया जब अंदर से कुछ स्वास्थ्य से एक बेचैनी सी लगने लगी कि भाई हम कर कमा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारा यहाँ होना, इस दुनिया में आना, हम क्या करेंगे, अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, हमारा वजूद क्या है, या हमें धरती पे भेजने के पीछे भगवान की कुछ मंशा है। क्योंकि कहते हैं कि आप जो हो, आपको इंसान का जन्म मिला है, या आप में आपको जो कुछ भी क्वालिटी, जो कुछ भी बनाया गया, ये भगवान की देन है। लेकिन आप अपने आप का क्या बना के उसे लौटाते हो, वो आपकी उसको देन होगी। तो यही, इन्हीं सब विचारों को लेकर के मन में कुछ बेचैनी होती रही, और एक दिन एक निर्णय किया कि नहीं, मुझे पेंट करना है। तो हम लोग ऐसे होटल में बैठे थे, कुछ 5 फ्रेंड्स। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच में मैंने अचानक कहा कि मुझे पेंट करना है। तो दोस्तों ने पूछा, वो बहुत बढ़िया, गुड, क्या पेंट करेगा।
मैंने कहा मुझे पेंट करना है, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। लोगों के हाथ जो कॉफ़ी पी रहे थे बीच में ही हवा में रुक गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं समझ रहा था इनके मन में क्या चल रहा है कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और पागल हो गए, हट गई है इसकी, पेंटिंग करने की बात करता है। तो खैर उनमें से दो ने मुझे थम्स अप किया, संजय गो अहेड एंड वी आर कॉन्फिडेंट यू विल डू समथिंग एंड यू विल अचीव। सो आई एम हम्बली थैंकफुल टू दोज फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। फिर मेरी वाइफ और मेरा बेटा हमेशा कहते रहते थे कि आप इतने टैलेंटेड हो, पर अब क्या कर रहे हो। फिर दिसंबर 2015 में मैंने कैनवास उठाया, ब्रश कलर उठाए और मेरी पहली पेंटिंग शुरू की। स्कूली लाइफ के बाद में 35 साल के गैप के उपरांत पेंटिंग करना, लाइक यदि मुझे पता नहीं आपने अनुभव किया कि नहीं, कि आप 6 महीने बेड रिडन हो और आपको अचानक से उठ करके चलना हो तो आपको दरवाजे की दहलीज पार करने में डर लगता है। तो मेरे लिए पेंट करना भी कुछ ऐसा ही था, सब कुछ बहुत नया था। लोग क्या कर रहे हैं, आर्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दूसरे आर्टिस्ट क्या बना रहे हैं, या मार्केट में क्या क्या आर्ट मटेरियल अवेलेबल हैं, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन खैर करना है तो करना है। और मैं ऐसा भी कोई लकी नहीं रहा कि मुझे कोई इंस्पिरेशन इन्फ्लुएंस मिले या कोई मुझे गुरु का मार्गदर्शन, कोई मेंटोर या कोई गॉडफादर मिले। लेकिन कोई बात नहीं, मन में एक सोच आई कि मैं भी दरिया हूँ, मैं भी दरिया हूँ, अपने हुनर जानता हूँ, चल पड़ूंगा जिस ओर रास्ते अपने आप बन जाएंगे। तो बस सर पे साफा बांध लिया और शुरू हो गया पेंट करना। इम्पोर्टेंट था ज्ञान। यहाँ पे मैं बीच में एक चीज़ इंसर्ट करना चाहूँगा कि लोग अक्सर, क्योंकि मैं आर्टिस्टों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ तो बहुत से सवाल आते हैं, कुछ कुछ के मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जवाब भी देना चाहूँगा। कि लोगों का ये होता है कि आर्ट एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या वाकई इम्पोर्टेंट है आर्ट कॉलेज जाना, या बिना गए भी ये हो सकता है। या बहुत से समय आर्टिस्ट एक अपने काम की कमियों को कुछ छुपाने के लिए एक बहाना देते हैं कि सर हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। तो देखिए इन चीज़ों से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। पहली बात तो बता दूं आपको कि आर्ट करने के लिए आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आपके पास में यदि सुरीला गला नहीं है तो कोई भी संगीत विद्यालय आपको गायक नहीं बना सकता है। हाँ, आप गायकी की थियरी जान जाएंगे, लेकिन गायन के लिए आपको इस गला होना चाहिए, आपके हुनर होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी राजकुमार जी से बातें हो रही थी तो कुछ फिल्म का की चर्चा निकली, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कितने सुपरस्टार्स या दूसरे एक्टर्स हैं जो कि एफटीआई में गए या एनएसडी में गए, उसके बावजूद भी उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। या पेंटिंग फील्ड में ले तो हुसैन, पिकासो या बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम मास्टर्स की श्रेणी में गिनते हैं, पर वो कॉलेज नहीं गए। तो मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि देखिए आप भले आर्ट कॉलेज नहीं जाए लेकिन आर्ट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है।
आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आर्ट कॉलेजों की भी मुझे एक लिमिटेशंस ये नज़र में आती हैं कि हम जो कहते हैं कला एक फ्रीडम है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए या हमें सोचने के लिए क्या वो माहौल मिल पाता है? मुझे पता नहीं। अभी देश के जो अग्रणी कॉलेज में शांति निकेतन या एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का नाम लिया जाता है, शायद ये कुछ हद तक इन चीज़ों को करते हो, लेकिन कॉलेजेस भी बेचारे क्या करें। जो इवेल्यूशन सिस्टम है वो मार्क बेस्ड है। आपको जितने मार्क्स मिलेंगे आप उस ढंग से आपका रैंकिंग होगा, आप पास होंगे। अब वो मार्क्स पाने के लिए ज़रूरी है कि भैया आपको 50 असाइनमेंट करने हैं, 30 आउटडोर करने हैं, इतने लैंडस्केप बनाने हैं, इतने नेचर करने हैं। तो बस होता यही है कि आदमी इस दौड़ में ही स्टूडेंट्स लग जाते हैं, तो फ्री माइंड से थिंकिंग के लिए कहाँ मौका मिलता है। या फिर एक और चीज़ मुझे लगती है कि पुराने समय में कला को आश्रय दिया जाता था राजा महाराजाओं द्वारा, जैसे कि एमएस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। तो उस समय में ये होता था कि राजा महाराजाओं को अपने पोर्ट्रेट बनवाने होते थे, तो फाइन आर्ट्स के सिलेबस में ज़्यादातर मेरे ख्याल हिसाब से पोर्ट्रेट उस ढंग से आया। उसके बाद आज़ाद भारत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी आज़ाद भारत कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रमोशन के लिए लीफलेट, ब्रोशर, फ्लायर, पैम्पलेट्स वगैरह की जरूरत पड़ती थी, तो कमर्शियल आर्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो मुझे ये पता नहीं कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमारे सिलेबस में कोई स्थान है। आई रियली डोंट नो, बट ऐसा होना चाहिए, या ये आर्टिस्ट को खुद ही डेवलप करना है। मेरे कॉलेज में जो बहुत से अच्छे आर्ट अध्यापक थे, गवर्नमेंट की सिक्योर जॉब, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं। जो टैलेंटेड आर्टिस्ट थे वो उस सिक्योर जॉब को भी छोड़ करके चले गए इस खुली दुनिया में अपना कुछ करने के लिए। तो ये ध्यान रखें कि आप कॉलेज जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट हैं या और अन्य फील्डों से हैं, लेकिन वो अच्छे पेंटर हैं और अच्छा काम करते हैं। अब ये है कि अपने काम में इम्प्रूवमेंट की क्या होता है कि जब तक आपको जानकारी नहीं होती, आपको कोई बताता नहीं है, तो आप जो करते हैं आप वही करते जाते हैं। कि आप गलती करते हैं तो गलती आपको यदि तो कोई बताएगा नहीं तो आप उससे हमेशा रिपीट करते रहेंगे। इसलिए अध्ययन करिए। आप किसी एक स्टाइल में काम करते होंगे, उसके अलावा दूसरी विधियों का भी आप नॉलेज रखिए, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि आई विल ब्रेक द रूल्स। अभी मुझे ये बताइए कि व्हाट इज ब्रेकिंग द रूल्स? टू ब्रेक द रूल्स इन फर्स्ट प्लेस यू शुड नो द रूल्स। ठीक है ना? आप रूल्स क्या है वो जानेंगे तभी तो आप उन्हें तोड़ेंगे। कि भाई उससे हट करके, उससे परे या उसका खंडन करके मैं कुछ नई चीज़ का आविष्कार कर सकता हूँ, कोई नई सोच को जन्म दे सकता हूँ।
तो पहली जरूरत है उसे जानना। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब कुछ भी कर देना नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आपको रियलिज्म आना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों और कैसे, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। बहुत से लोग अब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अभी अब्स्ट्रक्शन है क्या? आप एक पत्थर को भगवा कलर लगा दीजिए। आपने पत्थर को भगवा कलर लगा दिया तो देखिए लोग आकर के उसको फूल चढ़ाने लगते हैं, प्रसाद चढ़ाने लगते हैं, या अगरबत्ती जलाने या सदा से नमन करने लगते हैं। ये हुआ उस भगवान का अब्स्ट्रक्शन। वो उसमें श्रद्धा है, वो अपने आप को उसे जोड़ पाते हैं। तो जब आप कोई भी कला करते हैं या अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को उससे जोड़ पाना जरूरी है। तो जब तक आपके चित्र में ये ताकत नहीं है कि ऑडियंस अपने आप को उससे जोड़ पाए, तब तक आपके चित्र को कोई मीनिंग नहीं है। मे बी एक जस्ट ब्यूटीफुल आई कैची पीस ऑफ विजुअल आर्ट हो सकता है। यहाँ पे मेरे साथ एक वाकया हुआ, मुझे जो याद आ रहा है। हमारे घर में नदिया के पार पिक्चर चल रही थी और हमारी मेड बैठ के उसे देख रही थी, बांग्लादेशी मेड थी। पिक्चर खत्म हुई, बैठी रही। कुछ समय के बाद में वो बोली, अपना गांव का पिक्चर देख के कितना अच्छा लगता है, अपना लगता है। तो कहने का मतलब ये कि उसका उस पिक्चर से जुड़ाव था। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी पेंटिंग से जब तक ऑडियंस का जुड़ाव नहीं होता है, तब तक वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो आगे कोई भी बात बनने का मतलब कुछ प्रश्न उठता ही नहीं है। वैसे ही राज कपूर जी, जो अपने गानों में बहुत सिंपल हिंदी का इस्तेमाल करते थे, जैसे मेरा जूता है जापानी। तो ये जो सिंपल लिरिक्स है, हम बहुत भारी भरकम एक हिंदी का गाना था जैसे प्रिय प्राणेश्वरी प्रिय हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम काम श्री गणेश करें। तो क्या होता है कि हम बहुत अलंकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितने लोगों को समझ में आती है। राज कपूर जी के गानों में यही था कि बहुत सिंपल लिरिक्स होते थे, जिसको एक सामान्य जन सामान्य भी हमिंग कर सकता था। तो ये होता है एक ऑडियंस का कला और अपने कलाकार से जुड़ाव। तो आप जब काम करते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि मैसेज इम्पोर्टेंट है, ना कि आपने बहुत कुछ कर दिया, बहुत सी टेक्निक, बहुत सी स्टाइल, बहुत कुछ उसमें डाल दिया, तो उससे आपका चित्र बहुत अच्छा बन जाएगा, मास्टरपीस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लिमिटेशन होता है। जैसे राइटर स्टोरी लिखता है तो बड़ी बड़ी लिखता है, काटता है, कागज फेंकता है, फाड़ता है, एडिट करता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी कि पेंटिंग में कितना आवश्यक है, आपको कितना करना है, उसमें कितना माल मटेरियल भरना है और कहाँ पे रुकना है। और सबसे सर्वोपरि है कि उस पेंटिंग के जरिए आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या वो मैसेज उभर के आ रहा है। अब जैसे कुछ 2-4 दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आपने रामजी शर्मा जी को सुना, विजयन जी का एक कैंसिल हो गया। अब ये दोनों चित्रकार जो हैं अपनी स्टाइल में काम करते हैं। रामजी शर्मा जी की पेंटिंग बहुत ही क्रिएटिव होती हैं, उनका जो शैडो का प्ले, 3 डायमेंशनल इफेक्ट,
ऐसा लगता है कि आप पेंटिंग में घुस सकते हैं। वैसे वीरेन जी का जो कुछ फैब्रिक ड्रेपरी के पीछे से नकाब वगैरह मास्क वगैरह का जो ये होता है, लेकिन आप इनमें ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट इन दोनों का रियलिस्टिक है। लेकिन जो एंड रिजल्ट है, जो मुद्दा है, जो मैसेज है, वो पावरफुल है और वो उभर के आता है जिसमें लोग आकर्षित होते हैं। अब ये नहीं है कि क्या करना है। जैसे पहली चीज़ ये मैंने हमेशा महसूस की कि लोग नहीं ये जानते हैं कि आर्ट में कैटेगरीज क्या होती हैं। एक आर्टिस्ट होता है, एक पेंटर होता है, एक आर्टिसन जिसे हम कला कारीगर कह सकते हैं। बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं और माध्यम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि लोग बोलते हैं कि मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ। भैया तुम ऑयल पेंट जो है एक मीडियम है, ऑयल पेंट से तुम क्या बनाते हो। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं आटा कुकिंग करता हूँ, तो इससे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि मैं आटे से हलवा बना रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, पूरी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो माध्यम की बात नहीं कर कि मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ, मैं एक्रेलिक पेंटिंग करता हूँ। माध्यम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं तो आपको अकाउंट्स आता है, तो आप बीच पे सैंड पे अकाउंटिंग कर सकते हैं, पेपर पे अकाउंटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग। तो ये जो ऑयल पेंटिंग कर लेना या एक्रेलिक पेंट हैंडल कर लेना या वाटर कलर हैंडल कर लेना, ये आपका स्किल है। ये स्किल जो कि ट्रेनिंग से आ सकता है। जैसे कि सर्कस का शेर भी एक स्टूल पे चढ़ के बैठना सीख जाता है ट्रेनिंग से, उस ढंग से ट्रेनिंग से ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ज़रूरी है आपके आइडियाज़, आपने क्या बनाया है, वो किससे बनाया है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं मिक्स मीडिया करता हूँ, मेनली तो मैं आजकल एक्रेलिक पे काम कर रहा हूँ। सेकंड मेरा बहुत इंटरेस्टिंग मीडिया है गॉस। अब गॉस का एडवांटेज ये है कि कलर सूखने के बाद भी आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं। एक्रेलिक में आपको फास्ट काम करना पड़ता है। अभी एक्रेलिक कंपेयर टू ऑयल नया है, दुनिया में उसे आए 60 साल ही हुए हैं। लेकिन 60 साल पहले बनाए हुए काम आज तक भी उन पर कोई असर नहीं हुआ है। अब क्या एक्रेलिक ऑयल की तरह 300 से 200 साल रह सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो ऑयल को भी केयर लेनी पड़ती है, नहीं तो समय के उपरांत उसमें भी क्रैकिंग रेटिकुलेशन वगैरह देखा गया है। मैं पेंटिंग करने में मेरे लिए ब्रश या टूल भी ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। मुझे क्या बनाना है, वो इफेक्ट कैसे आ सकता है, कहीं पे पेपर से कुछ थप थप करने से, कॉटन से, स्क्रेबर से, कोई भी चीज़ हो, या कांच पे पेंट करके मैं उसको कैनवास पे ट्रांसफ़र करूं, ये आपके सोचने के ऊपर है कि आप रिजल्ट कैसे हासिल करते हैं। अब रिजल्ट हासिल करने में ये होता है कि आप अपने काम में ऐसा कुछ करें जो कि यूनिक हो। लोग कॉपी करने की बात करते हैं, तो आप ऐसा कुछ यूनिक ट्रीटमेंट देंगे तो जो कि कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो खैर एमिनेंट आर्टिस्ट जो हैं उनका काम कॉपी होता है, तो कोई बात नहीं, कॉपी वाले कॉपी करना ही जानते, क्योंकि उनमें वो समझ नहीं होती है। कॉपी करना मतलब होता है मच्छी का स्थान में मच्छी का। एक स्कूल में मास्टर जी जब टीचर स्कूल में बोर्ड श्याम पर तो कुछ लिख के कहते हैं इसे कॉपी कर लो, तो उनका कहने का तात्पर्य होता है कि इसे समझो भी। तो एक बच्चे ने उसे कॉपी किया और वहाँ पे बोर्ड पे मक्खी बैठी हुई थी, तो उसने अपने नोटबुक में भी मक्खी बना दी।
तो ये कहलाता है मच्छी का स्थान है, मच्छी का। अब ये कॉपी करके आर्ट करना तो खैर वो तो लिमिटेशन है कि वो वहीं तक रहेंगे वो आर्टिस्ट। अब ये समझना है कि आर्ट क्या है या आर्ट का मकसद क्या है। कि आर्टिस्ट कुछ सोशल जिम्मेदारियां भी हैं उसकी, उसके ऊपर कुछ दायित्व है कि वो समाज को एक नई सोच देता है, नई दिशा देता है, अपने कला के माध्यम से कुछ मैसेज पहुंचाता है, कुछ चीज़ों के हल निकालता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लैंडस्केप करना या पोर्ट्रेट करना ये भी एक आर्ट का माध्यम ही है। लेकिन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करने में आप फोटो को एज इट इज कॉपी करके ना रख देना, क्योंकि भाई आप कॉपिंग मशीन नहीं हो, ना आप रियलिस्टिक कॉपी करने के लिए कैमरा हो, आप आर्टिस्ट हो। तो आप पोर्ट्रेट बनाते हो, लैंडस्केप बनाते हो, तो भी उसमें अपना कुछ आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस लाई है। जैसे अचानक अभी मेरे दिमाग में एक कौन रहा है, आप सभी ने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी होगी। उसमें ईशान अवस्थी का पोर्ट्रेट बनाया था जो आमिर खान ने पिक्चर में बनाया। उसके रियल चित्रकार हैं समीर मंडल। अभी समीर जी ने वो जो पोर्ट्रेट बनाया है वो स्प्लैश टेक्निक से बनाया, वाटर कलर में। तो वो हुई उनकी कलाकारी। उन्होंने पोर्ट्रेट को, फोटो को वैसे का वैसा उतार करके नहीं रख दिया। या मुझे एक अभी याद आ रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट दिल्ली से लक्ष्मण कुमार जी, जिनका फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत से सितारों को उन्होंने, जगमगाते सितारों को बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे चमकाया है। अब उनके पोर्ट्रेट की स्टडी करें, बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स और कलर स्कीम। कोई वो पोर्ट्रेट की थियरी में नहीं फिट होते हैं कि लोग कहते हैं ना पोर्ट्रेट करना है तो भैया स्किन टोन के लिए कौन सा कलर चाहिए। नहीं, लक्ष्मण जी को ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर दे दीजिए, वो इतना जीवन पोर्ट्रेट बना के हमारे सामने रखते हैं कि बस ऐसा लगता है कि बस उसे देखते ही रहो। तो जब आप कला करते हो तो ये ध्यान रखें कि आपकी कला में वो निखार आवे। जैसे सेलिंग की बात होती है तो मैंने वही जो कनेक्टिविटी की बात की, तो ये हो कि एक सेकेंड। यस सर जी, आ रहा हूँ सर, बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी बातें की और मुझे टाइम का नज़र नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना काम दिखा देता हूँ और बहुत सी बातें अधूरी रह गई या हो पाएंगी पता नहीं। मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए थे, वैसे तो बहुत समय नहीं मिला ये करने का। और जो मैं कोरोना पेंडेमिक की बात कर रहा था, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आज ही महाराष्ट्र में 4,000 नए केस पाए गए और हमारे कॉम्प्लेक्स में भी एक केस मिला है। तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और रेमी जी और राजकुमार जी अलाउ करेंगे तो मैं मेरा प्रोफाइल है जो 7 पेजेस में रन करता है वो ग्रुप में शेयर करूँगा, जिससे लोग मुझे जान सकें। मेरी बायोग्राफी है 2-3 पेज की, वो मैं भेज सकता हूँ। या मैं मेरे पेजेस के लिंक, मेरे पेंटिंग के एल्बम का जो लिंक है वो शेयर करूँगा। वहाँ पे करीब मेरे 200 के आसपास काम है, वो आ, आप देख सकते हैं। आइए मैं पेंटिंग्स पे आ जाता हूँ।
बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी मैं अवेलेबल हो सका इजीली निकाल सका। ये एक मेरी पेंटिंग है साइक्लोन पे। इसमें काफ़ी 3D इफेक्ट दिया गया है। और इसमें पेंट के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे वाइट सीमेंट, चाय पत्ती वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मेरी पेंटिंग है घूमर। घूमर जो राजस्थान का एक ट्राइबल भील डांस हुआ करता था, जो महारानी के प्राइवेट कक्ष में किया जाता था। अब तो उसका कमर्शलाइजेशन हो गया, उसे स्टेज पे लाया गया है। तो इस पेंटिंग में मैंने उन चीज़ों का ध्यान रखा कि एक तो घूमर मतलब ट्वेरलिंग, जो घूमना होता है, उस डांस के मूड को क्रिएट किया जाए रंगों के चॉइस से। और दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान में सैंड उड़ती है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। इस कारण वहाँ के लोग जो है बहुत चटकीले रंगों के कपड़े पहनते हैं। तो इसको पेंट करते समय मैंने उन चीज़ों का ध्यान रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, स्टडी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मैं जैसे इवेंट करता हूँ, तो एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक कॉन्फेस्ट होना था, कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल, जिसमें 25 देशों के 130 डेलीगेट आ रहे थे। और अमेरिकन ने मुझे उसके लिए सेलेक्ट किया। तो सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद में मुझे लगा कुछ कमी महसूस हो रही है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि मैं इंडिया से अकेले आऊँ इस इवेंट में, क्या ये अच्छा लगेगा? कैसा होगा कि मैं एक डेलीगेशन लेकर के आऊँ? उन्हें आइडिया पसंद हुआ, आया। उन्होंने मुझे अनुमति दी और मैं 10 आर्टिस्ट लेकर के उस इवेंट में पहुंचा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे हुआ ये कि एक आर्टिस्ट की ने कुछ बुद्धा पे काम किए हुए थे। अब इन जनरल लोग सोचते हैं आर्टिस्ट की बुद्धा और हॉट सेलिंग सेलिंग केक है, और लेटा बुद्धा, खड़ा बुद्धा, सोया बुद्धा बना दिया, कॉपी कर दिया, तो उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। अब उस बुद्धा की पेंटिंग पे एक विदेशी ने ये सवाल किया कि बुद्धा के कान लंबे क्यों होते हैं, या बुद्धा की आंखें बंद या अधबुद्धी क्यों होती हैं? तो आर्टिस्ट के इसका कोई जवाब नहीं था। तो क्या ही अच्छा होता कि आर्टिस्ट ने पेंट करने के साथ में उसके पीछे अध्ययन किया होता, भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मकसद क्या है, मैं खाली एक और चित्र बना रहा हूँ। अब सफलता की बात या सेलिंग की बात यही होती कि आपको अपना मार्क बनाना होता है। आज आठ देश के 8 कॉलेजेस से करीब 10,000 BFA MFA निकलते हैं हर साल। 10 से 15,000 सेल्फ टॉट प्राइवेट ट्यूटर्स इंस्टीट्यूट यहाँ वहाँ से। तो ये 25,000 आर्टिस्ट साल भर में कितनी पेंटिंग बनाते होंगे, ये समझिए कहाँ बिकेंगी, राइट? तो सेलेबल आर्टिस्ट हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो ये जो सेलेबल आर्टिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, कि काम में क्या है, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। आइए मैं नेक्स्ट पेंटिंग पे चलते हैं। ये है मेरा थीम है इसका, कॉपुलेशन और यूनिवर्सल सब्जेक्ट, हमारे सृष्टि के का जन्म और निर्माण, वेरी नेचुरल इन नेकेड फॉर्म। मैंने भी बुद्धा पे काफ़ी काम किया है, लेकिन मैंने बुद्धा को स्टडी किया, बैठ के उनको समझा, फिर मैंने पेंट करना चालू किया। वैसे तो मेरा काम ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पे
रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ या इंसान के छोटे छोटे जज्बातों से जुड़ा हुआ होता है। ये एक और बुद्धा पेंटिंग है। ये मेरी एक पेंटिंग है। ये चाहत और हकीकत के बीच का फ़र्क बताया है। बाघ जो बहुत ही पावरफुल बर्ड है, प्यासा है और उस तरफ एक पानी की बूंद है, लेकिन बीच में बार्ब वायर है और वो पहुंच नहीं सकता है। ये मैंने गॉस में की है। टेक्सचराइजेशन मेरी दूसरी खासियत है। मैं नाइफ वर्क काफ़ी करता हूँ। ये सब्जेक्ट है मेरा मदर अर्थ, कि हम लोग जो अनमाइंडफुल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेब्रिज बढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो इस अर्थ का भी एक इकोलॉजिकल बैलेंस है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर अन्याय, वो भी कहाँ तक सहन करेगी? कहीं ना कहीं तो वो उसको उगलेगी। अभी जो हम देखते हैं ज्वालामुखी आ रहे हैं या दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सब उसी का नतीजा है। तो ये इसका टाइटल है मेल्टिंग स्काई। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने मदर अर्थ को माता के रूप में दर्शाया है, उसके चारों तरफ वलय है और ये आसमान पिघल रहा है। अगली पेंटिंग की तरफ चलते हैं। सौंदर्य गंगा। कहीं किसी गुफा कंदरा में छुपी हुई कोई सुंदर सी प्रतिमा जीवंत होना चाहती है, और ये जो फूल हैं ये जीवन का प्रतीक है। इसके पीछे आप देख सकते हैं मैंने टेक्सचर किया हुआ है। पता नहीं लाइटिंग के कारण वो दिखाई पड़े नहीं पड़े आपको। यस, है। सॉरी, जगह की कमी है। ये है मेरी बर्थिंग। बर्थिंग इज नेचर, इट्स वेरी नेचुरल। तो जिसे मैंने कोई भौतिकता की चीजें नहीं रखी हैं। एक माता है जो शिशु को जन्म दे रही है और पीछे प्रकृति का एक माहौल है जो अगेन लाइफ को सिंबलाइज करता है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से भी मैं काफ़ी काम करता हूँ, क्योंकि हम माने न माने हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हम इन सब चीज़ों से जुड़े ही हुए हैं। ये है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। अब हमारी ये धर्म आस्था, उन सारी चीज़ों को मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है, मैंने अपने ढंग से उसे ट्रीटमेंट दिया है या बैकग्राउंड दिया है, या मैंने ये ओम क्रिएट किया है। यहाँ पे आप ओम भूर्भुवः स्वः मेरी कैलीग्राफी देख सकते हैं।